बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है राजस्थान का महत्वपूर्ण साहित्य। जब भी किसी साहित्य की रचना होती है तो उसके पीछे कोई न कोई घटनाक्रम, कोई न कोई कहानी, कोई न कोई तात्कालिक प्रभाव उस रचना पर पड़ता है, उस कहानी का पड़ता है, उस समय का पड़ता है। ठीक है। तो इस साहित्य में ये सब हमें देखने को मिलता है कि उस समय क्या माहौल था, किस तरह का माहौल था, कैसी सोच थी, कैसे रचनाकार थे, किस तरह की भाषा काम में ली जाती थी, ये सारी बातें इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हर रचना के साथ उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लेंगे। सबसे पहले है भरतेश्वर बाहुबली घोर, जो ब्रजसेन सूरि द्वारा रचित है। ये राजस्थान का प्राचीनतम ग्रंथ है और इसकी रचना 1168 में हुई थी। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे पुराना जो हमारे यहाँ राजस्थान साहित्य में माना जाता है वो है भरतेश्वर बाहुबली घोर, ब्रजसेन सूरि द्वारा प्राचीनतम रचना है और 1168 में इसकी रचना हुई थी। दूसरा जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो शालिभद्र सूरि द्वारा रचित है। ये राजस्थान की प्रथम सर्वतोलिखित रचना है। इसकी रचना 1184 में हुई थी। ठीक है। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर की तो कब हुई थी? 1168 में। और भरतेश्वर बाहुबली राज की हुई थी 1184 में। ठीक है। कुछ नाटक वगैरह लेते हैं। नाटक है केसर विलास, इसकी रचना हुई थी 1900 में। उपन्यास है कनक सुंदरी, इसकी रचना हुई थी 1903 में। कहानी है विश्रांति प्रवास, इसकी रचना हुई थी 1904 में। ये तीनों ही शिवचंद्र भारती द्वारा रचित है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास है, इसके रचयिता शिवचंद्र भारतीय हैं। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक क्या है? केसर विलास, इसके रचयिता है शिवचंद्र भारतीय। ठीक है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांति प्रवास है और इसके रचयिता भी है शिवचंद्र भारतीय। ठीक है। कहानी अपन ने वो भी पढ़ी थी अभी ऊपर, विश्रांति प्रवास। रचयिता कौन है? शिवचंद्र भारतीय। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी है और इसके रचयिता भी शिवचंद्र भारतीय ही हैं। तो सबसे प्रथम नाटक भी किसने लिखा? शिवचंद्र भारतीय ने। प्रथम कहानी भी लिखी शिवचंद्र भारतीय ने। प्रथम उपन्यास भी लिखा शिवचंद्र भारतीय ने। तो प्रथम नाटक क्या था? केसर विलास। प्रथम कहानी थी विश्रांति प्रवास। प्रथम उपन्यास था कनक सुंदरी। ठीक है। और कुछ जानकारी। राजस्थान का ऊँट गोमट ऊँट को कहते हैं। अक्सर दिमाग में कुछ जानकारियाँ आ जाती है तो उनको हम बीच में नोट कर लेते हैं कि राजस्थान के ऊँट को क्या कहता है? गोमट ऊँट। अच्छा, आगे चलते हैं अगली रचना पे। अचल दास खिचीरी वचनिका, ये लिखी थी शिवदास गाडर ने। इसके पीछे जो घटनाक्रम है वो ये है कि ये वचनिका शैली की सबसे सशक्त रचना है, जिसमें गागरोन के शासक अचल दास खिची व गागरोन पर 1423 में मांडू के सूबेदार हुसंग शाह द्वारा किए गए आक्रमण तथा वीरांगनाओं द्वारा किए गए जौहर का उल्लेख है। इसमें क्या है? अचल दास खिचीरी वचनी का शिवदास गांडर जो गांडर द्वारा लिखी गई है, इसमें क्या है? ये सबसे सशक्त रचना है। वचनिका शैली की सबसे सशक्त रचना है। इसमें क्या हुआ कि गागरोन के जो शासक थे उस समय वो थे अचलदास खिची, और वह गागरोन पर 1423 में मांडू के सूबेदार हुसैन शाह द्वारा किए गए आक्रमण का, है ना। शासक कौन थे? अचलदास खिची। और आक्रमण किसने किया? हुसैन शाह ने। तथा वीरांगनाओं द्वारा किए गए जौहर का उल्लेख है। तो उस समय जो जौहर हुआ महिलाओं को द्वारा, वहाँ की रानियों के द्वारा, तो उसका उल्लेख इसमें किया गया है। किसमें? अचल दास खिचीरी वचनी का, जो लिखा गया है शिवदास गांडर द्वारा। अगली रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये लिखी गई थी 16वीं सदी में और इसके रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़।
इस ग्रंथ की रचना से प्रभावित होकर मुगल बादशाह अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का दुर्ग उपहार में दिया। जो वेली किशन रुक्मणी रचना है, इतनी अच्छी रचना लगी कि इससे जो मुगल बादशाह उस समय अकबर थे, तत्कालिक बादशाह मुगल में कौन से थे उस समय? अकबर थे। उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का दुर्ग उपहार में दे दिया था। कौन सी रचना में? वेली किशन रुक्मणी री। कर्नल टॉड ने इस ग्रंथ को सशस्त्र घोड़े के बल वाला ग्रंथ कहा है। क्या कहा है कर्नल टॉड ने? सशस्त्र घोड़े के बल वाला ग्रंथ। कौन सा? वेली किशन रुक्मणी री। महाकवि दुर्जाहाड़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा। दुर्जाहाड़ा ने क्या कहा कि ये जो ग्रंथ है वो 5वां वेद व 19वां पुराण है। आगे चलते हैं। एल.पी. टेलेट्री ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा। जब वेली किशन रुक्मणी लिखा गया उसके बाद पृथ्वीराज राठौड़ की काफ़ी चर्चा में रहा, प्रसिद्ध रहा, सबके चहीते रहे। तो उस समय एल.पी. टेलेट्री ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा कि डिंगल का हेरोज है। पृथ्वीराज राठौड़ ने इस ग्रंथ की रचना उत्तरी मारवाड़ भाषा में की थी। अब इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? वो थी उत्तरी मारवाड़ भाषा। महाकवि दुर्जाहाड़ा ने कुशल लाभ को डिंगल शिरोमणि कहा। ठीक है, महाकवि दुर्जाहाड़ा ने कुशल लाभ को क्या कहा? डिंगल शिरोमणि। खजाइन उल फुतूह, ये जो रचना है खजाइन उल फुतूह, ये लिखी गई थी अमीर खुसरो द्वारा। अमीर खुसरो ने कौन सी रचना लिखी? खजाइन उल फुतूह। इसके बारे में देखते हैं। इस रचना में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के आक्रमण का आंखों देखा हाल लिखा गया है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण किया था तो उस समय क्या होता कहता है कि जब भी कोई युद्ध होता था वहाँ पे कोई न कोई रचनाकार अवश्य होता था जो युद्ध का आंखों देखा हाल लिखता था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंभौर पे तो उस समय जो रचना लिखी गई खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा, उन्होंने इस अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह में उस घटना का आंखों देखा हाल लिखा है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता व तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है? हिंद का तोता व तूतीय हिंद। अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा व पारसी तबले से मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। तो आपसे ये पूछ ले कि सितार का आविष्कार किसने किया था? वो अमीर खुसरो ने नहीं किया था। बहुत फेमस राइटर हैं। अभी भी उनकी रचनाएं लाइब्रेरी वगैरह में देखने को मिल जाती हैं। तो इन्होंने भारतीय वीणा और फारसी तबले को मिलाकर एक नया आविष्कार किया था, वो था सितार का। अगली रचना पे चलते हैं। पद्मावत। पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखी है पद्मावत? मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बारे में देखते हैं। इस रचना में पद्मनी और 1303 के अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के आक्रमण का विवरण मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी है, इसमें 1303 में जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उसका पूरा विवरण है। अगली रचना पे चलते हैं। कानड़ दे प्रबंध, ये लिखी है महाकवि पद्मनाभ ने। ठीक है, किसने? कानड़ दे प्रबंध किसने लिखी है? महाकवि पद्मनाभ ने। इसे राजस्थानी भाषा का महाकाव्य कहा जाता है। इसमें 1311 के जालोर के आक्रमण का विवरण मिलता है। तो राजस्थानी भाषा का महाकाव्य है। इसमें 1311 के जालोर के आक्रमण का विवरण मिलता है। आबे पट की दूसरी रचना है धोरारी धोरी और तीसरी है एक बिंदड़ी रो बींद। ये तीनों रचनाएं लिखी है श्री नाथमल जोशी के द्वारा। ठीक है, किसने लिखी है? नथमल जोशी ने। कौन कौन सी? आबे पटकी, दोहरारी दोहरी, एक बिंदड़ो बिंद, श्री नाथमल
जोशी। श्री नाथमल जोशी को राजस्थान में नृत्य कला के फड़ कला का जनक कहा जाता है। नथमल जोशी जो है तो राजस्थान में नृत्य कला और फड़ कला के जनक ये माने जाते हैं। अभय भट्ट की स्वतंत्रता के बाद का राजस्थान का प्रथम उपन्यास है। अभय भट्ट जो है तो कब का है? स्वतंत्रता के बाद, जब राजस्थान का जो है प्रथम उपन्यास है। कौन सा? अभय भट्ट। अगली रचना पे चलते हैं। मुक्त ख्वाब उत तवारीख। मुक्त ख्वाब उत तवारीख, ये लिखी है रचना अब्दुल कारी बदायूं ने। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इस रचना में 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। किसने लिखा है? अब्दुल कारी बदायूं ने मुक्त ख्वाब उत तवारीख में क्या लिखा है? हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल। इस रचना में हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। क्या नाम दिया इन्होंने? गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रृंगार हार जो लिखा है हमीर देव चौहान ने। हमीर रासो ये लिखा है शारंगधर और पूरा किया था जोधराज ने। हमीर हट लिखा गया है नयनचंद सूरी के द्वारा। हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी, क्योंकि सब रचनाओं में हमीर से जुड़ी हुई है और हमीर के बारे में है, सभी को एक साथ लिया गया है यहाँ पे। श्रृंगारहार हमीर देव चौहान, हमीर रासो शारंगधर पूरा किया था जोधराज ने, हमीर हट नयनचंद्र सूरी, हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी और हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयनचंद्र सूरी ने। ठीक है, तो हमीर से जुटी संबंधित जितनी भी पुस्तकें थी वो यहाँ पर सामने है। ये सभी ग्रंथ हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त कराते हैं। अगली रचना पे चलते हैं। नेण सिरी ख्यात मारवाड़ री परगना री विगत, तो ये किसने लिखा था? मोहम्मद नैन्सी ने। कौन कौन सी? नैण सिरी ख्यात, मारवाड़ी परगना की री विगत, मोहम्मद नैन्सी। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। मोहम्मद नैन्सी को क्या कहा है? अबुल फजल। और किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। मारवाड़ रे परगनारी विगत को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लीजिए कि मारवाड़ का गजेटियर कौन सा है, तो कौन सा है? मारवाड़ रे परगनारी विगत। आगे चलते हैं। प्राचीन लिपिमाला, सिरोही का इतिहास, राजपुताना का इतिहास, ये किसने लिखी है? तीनों रचनाएं। प्राचीन लिपिमाला, सिरोही का इतिहास, राजपुताने का इतिहास, ये लिखिए पंडित हीराचंद्र गौरीशंकर ओझा। नाम से आप चाहे इसे कभी आपका परिचय हुआ न हुआ हो, लेकिन नाम जरूर कहीं न कहीं सुनने को अवश्य मिले होंगे। पंडित हीराचंद्र गौरीशंकर ओझा। कौन कौन सी लिखी है? प्राचीन लिपिमाला, सिरोही का इतिहास, राजपुताने का इतिहास। इन्हें राजस्थान का ग्रीवन कहा जाता है। किनको? हीराचंद्र गौरीशंकर ओझा को। इन्हें 1914 में अंग्रेज सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किनको? हीराचंद्र गौरीशंकर ओझा को राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्होंने ही कर्नल टॉड की प्रसिद्ध कृति द एलांस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किया। ठीक है, तो कर्नल टॉड की प्रसिद्ध कृति थी, उसका हिंदी में अनुवाद हीराचंद्र गौरीशंकर ओझा ने किया। अगली बुक्स पे चलते हैं। ज्ञानोदय मारवाड़ी बंधु, पंडित झाबरमल शर्मा। दोनों बुक्स किसने लिखी है? ज्ञानोदय मारवाड़ी बंधु, ये दोनों लिखी हैं पंडित झाबरमल शर्मा, जो एक फेमस नाम है। इनका हमने कई बार
साहित्य में अध्ययन किया है और हमारे बुक्स में भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके बारे में कहा जाता है जॉर्ज बकिंघम को भारत को ज्ञानोदय मारवाड़ी बंधु, है ना? ये लिखी है पंडित झाबरमल शर्मा द्वारा। आगे देखते हैं। जॉर्ज बर्किंघम को भारत पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाता है। ठीक है, इसको जॉर्ज बर्किंघम को भारत पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाता है। दूसरी बात जो पंडित झाबरमल शर्मा से जुड़ी है उसे देखते हैं। पंडित झाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाता है। और झाबरमल शर्मा ने रचना कौन सी की है? ज्ञानोदय मारवाड़ी बंधु। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का विश्व पितामह है। कहाँ की पत्रकारिता का? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में पत्रकारिता का विश्व पितामह कौन है? पंडित झाबरमल शर्मा। आगे चलते हैं। राजस्थान का विश्व पितामह राणा चुंडा को कहा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं हो पितामह पितामह से, इसलिए हमने यहीं पर ही ले दिया है इसको, क्योंकि राजस्थान का विश्व पितामह हम किसको कहते हैं? राणा चुंडा को। ठीक है, और राजस्थान में पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा को। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे चलते हैं। पिछोला झील पर गलकी नटनी का चबूतरा है जो हमीर सिसोदिया ने बनवाया था। पिछोला झील कहाँ है बेटा? कहाँ पे है पिछोला झील? झीलों की नगरी कहाँ है? बिल्कुल वहीं पर। पिछोला झील पर गलकी नटनी का चबूतरा है जो हमीर सिसोदिया ने बनवाया था। आगे चलते हैं। हवा में अकेले, पग फेरो, सुधी सपनों के तीर, ये तीनों रचनाएं लिखी है मणि मधुकर ने। कौन कौन सी? हवा में अकेले, पग फेरो, सुधी सपनों के तीर, तीनों रचनाएं लिखी गई है मणि मधुकर के द्वारा। हम इन रचनाओं को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अक्सर कंपटीशन में इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के साहित्य में क्या है, कौन सी रचना किसने की है। आगे चलते हैं। धरती दोहरारी, पाथल और पीथल, लीलटास, निग्रंथ, सबद, कुण जमीन रोधणी, माय डरो हेलो, वनफूल, मीजर, रमणीयरा, सोठा, ये जो 10 रचनाएं हैं, कौन कौन सी? धरती दोहरारी, पाथल और पीथल, लीलटास, निग्रंथ, सबद, कुण जमीन रोधणी, माय डरो हेलो, वनफूल, मीजर, रमणीयरा, सोठा, ये सब लिखा गया है कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। एक प्रचलित नाम है, सुना हुआ नाम है, कहीं ना कहीं आपको जरूर सुनने में अवश्य मिला होगा, कन्हैयालाल सेठिया। इनके धरती दोहरारी इस तरह के जो गीत हैं, इन पे 26 जनवरी 15 अगस्त पे अक्सर इनको गाया जाता है, इन पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रूठी रानी, चेतावनी राजचुंगटिया, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रायसिंह चरित्र, कौन कौन सी? रूठी रानी, चितावणी राजचुंगटिया, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र और रायसिंह चरित्र, ये लिखा था केसरी सिंह बारट ने, जो एक देशभक्त थे और उन्होंने उस समय की जो रचनाएं थी उनको उजागर किया है। उस समय जो प्रताप सिंह बारट थे, दुर्गादास का नाम एक देशभक्त में आता है, तो इन लोगों के बारे में रचनाएं की, उनका वर्णन किया और उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया, और हम लोग उनको पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को, उनके उपन्यासों को, उनके गीतों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो केसरी सिंह बारट ने क्या लिखा? रूठी रानी, चेतावनी राजचुंगटिया, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र और रायसिंह चरित्र। किसने लिखा? ये केसरी सिंह बारट ने। इनको राजस्थान का
भी कहा जाता है। अगला, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीनों ही बड़ी फेमस रचनाएं हैं जो सागरमल गोपा के दौरान लिखी गई है। सागरमल गोपा का हमें पता है कितनी बेदर्दी से जेल के अंदर इन्हें जिंदा जला दिया गया था। तो उस समय इन्होंने ये रचनाएं की थी। जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आगे चलते हैं। पोपाबाई की पोल, ये लिखी गई थी जय नारायण व्यास द्वारा। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये लोकगीत है जो अक्सर गाया जाता है। और जो रचना है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये हमारा एक फेमस नाम है हीरालाल शास्त्री। जब भी आपने राजस्थान की शुरुआत कैसे हुई, कैसे राजस्थान बना, तो उसमें एक नाम आता है हीरालाल शास्त्री का। ठीक है, तो उनकी रचना है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। आगे चलते हैं। मेवाड़ रो वर्तमान शासन, पंछीड़ा लोकगीत, अर्जी लोकगीत। ये पंछीड़ा लोकगीत वही है जो नवरात्रा के समय अक्सर इस पर बच्चे, महिलाएं, पुरुष इस पर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो वो लिखा गया था पंछीड़ा लोकगीत माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। आगे चलते हैं। रसिक प्रिया, संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये हमारे राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही बहादुर और देशभक्त और अजय थे। राणा कुंभा, उनके द्वारा क्या लिखा गया है? रसिक प्रिया, संगीत राज, संगीत मीमांसा। आगे देखते हैं राजस्थानी शब्दकोश के बारे में। तो सीताराम लालस, इसे राजस्थानी भाषा का व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, राजस्थानी शब्दकोश को क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का व्याकरण। आगे चलते हैं। कुवलय माला, ये लिखी गई थी उद्योतन सूरी के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि, तो मेरुतुंग से कैसे संबंधित है? कुमारपाल प्रबंध हेमचंद्र के द्वारा, गोरा बादल हेमरत्न के द्वारा, सूरज प्रकाश कर्णीदान के द्वारा, हा, हाला झालारी कुंडलिया ईसरदास बारहट। रिपीट करती हूँ। फूलय माला उद्योतन सूरी, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, कुमारपाल प्रबंध हेमचंद्र, गोरा बादल हेमरत्न, सूरज प्रकाश कर्णिदान, हाला झलारी कुंडलिया ईसरदास बारहट। ये सब उस समय के जो तात्कालिक प्रभाव थे हमारे देश के ऊपर, अंग्रेजों का किस प्रकार शासन था, उस समय हमारे देशभक्तों ने क्या क्या किया, किस तरह से हमारे देश को आज़ाद किया, तो वो सारी बातें इन सब में मिलती है। तो कुवलय माला किसने लिखी थी? उद्योतन सूरी ने। प्रबंध चिंतामणि लिखी थी मेरुतुंग ने। कुमारपाल प्रबंध लिखा था हेमचंद्र ने। गोरा बादल लिखा था हेमरत्न ने। सूरज प्रकाश लिखा था कर्णिदान ने। और हाला झलारी कुंडलिया लिखी थी ईसरदास बारहट ने। आगे चलते हैं। कब तक पुकारूं, आज की आवाज, मुर्दों का टीला और घरौंदा, ये वो साहित्य है, वो रचनाएं हैं जो हमने छोटी कक्षाओं में हमारी हिंदी की बुक्स के अंदर अक्सर पढ़ी हैं। ठीक है, कब तक पुकारूं, आज की आवाज, मुर्दों का टीला और घरौंदा, तो ये सारी रचनाएं लिखी गई थी डॉक्टर राघे राघव द्वारा। आगे चलते हैं। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर और बाकी दासरी बाता, ये जैसे बाकीदास बाता तो नाम से भी देते हैं, नाम में भी बाकीदास है और राइटर भी लिखने वाले बाकीदास है। ठीक है, नरसी जीरो मायरो और नानी बायरो मायरो काफ़ी फेमस है और इन पे फिल्म भी बन चुकी है, नई नरसी जीरो मायरो पे भी और नानी बायरो मायरो पे भी।
तो ये रचनाएं दोनों की लिखी थी रत्ना खाती ने। आगे चलें। बुद्धि रासो बुद्धि सागर, ये लिखी है जान कवि ने। आगे चलें। राजविलास, ये लिखी है मान कवि ने। क्योंकि नाम एक जैसे हैं इसलिए इनको यहीं पर ही लिया है हमने। क्योंकि बुद्धि रासो बुद्धि सागर लिखी है जान कवि ने, कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। और राजविलास लिखी है मान कवि ने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उत्तरी कवि अभी कवि भी बोलते हैं इनको, दोनों नाम एक ही हैं। इन्होंने लिखा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली, ये कवि रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। इस प्रशस्ति से संबंधित कुछ चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। यह प्रशस्ति राजसमंद झील के उत्तरी छोर पर है, जिसे नौ चौकी कहा जाता है। इसमें 25 संगमरमर की शिलाओं पर संस्कृत भाषा में कवि रणछोड़ भट्ट द्वारा मेवाड़ शासक कुंभा से लेकर राज सिंह तक का इतिहास है। ठीक है, तो इसमें पूरी वंशावली है, इसलिए ये काफ़ी फेमस और हमारे कंपटीशन के हिसाब से अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्या है राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली, किसने लिखी? कवि रणछोड़ भट्ट ने। यह शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख में, क्योंकि इतनी बड़ी वंशावली दी गई है तो ये शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। रणमल छंद, ये लिखा है श्रीधर व्यास ने। आगे चलें। बातारी फुलवारी और दुविधा कहानी, नाम से ही पता चलता है बातारी फुलवारी तो विजय दान देथा। पहली पहेली और परिणीता फिल्म का कथानायक विजय दान देथा के दुविधा कहानी से लिया गया है। जो पहेली फिल्म बनी थी और दूसरी फिल्म बनी थी परिणीता, जो ये फिल्में बनी थी इनके जो कथानायक लिए थे वो विजय दान देथा के दुविधा जो कहानी है उससे लिया गया था। अगला ग्रंथ है गुलिस्ता ग्रंथ, शेख सादी के द्वारा रचित है। यह ग्रंथ हीरे जवाहरातों की शाही से लिखा गया है, जिसकी एक प्रति अलवर जिले में रखी गई है। कौन सा? गुलिस्ता ग्रंथ शेख सादी द्वारा लिखा गया है। और क्या हुआ इसमें, इससे संबंधित बात ये है कि ये ग्रंथ हीरे जवाहरातों की शाही से लिखा गया है और जिसकी एक प्रति अलवर जिले में अभी भी रखी हुई है। अगला आगे चलते हैं। अबलाओं का इंसाफ, अंबिका दत्त व्यास। ललित विग्रहराज सोमदेव। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ, ये काफ़ी फेमस नाटक है हरिकेली और अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हरिकेली नाटक है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया है और ललित विग्रहराज है जो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। वीर सत्सई लिखी है वंश भास्कर ने, है ना, क्योंकि बहुत सारी सत्सई हैं तो उसमें से कंफ्यूज करने के लिए एक साथ अबसद में नाम दे दिए जाते हैं। तो ध्यान रखें कि वीर सत्सई किसने लिखी है? वंश भास्कर ने। सती रासो लिखी है सूर्यमल मिश्र ने। गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। बिहारी सत्सई लिखी है बिहारी ने, नाम से ही विदित है बिहारी सत्सई बिहारी। रजिया रासोठा कृपाराम के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा। डोला मारूरा दोहा, कवि कल्लण या इसको कल्लोल भी बोलते हैं। तो ये डोला मारूरा दोहा काफ़ी प्रसिद्ध कृति है जो लिखी गई थी कवि कल्लण के द्वारा, इनको कल्लोल भी कहते हैं। गज गुण रूपक, ये केशवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है। एकलिंग महात्म्य है जो कान्हा व्यास के द्वारा लिखी गई है। बीकानेर में राठौर रारी ख्यात, ये लिखी थी दयाल दास सीठाइच द्वारा। दादू वाणी दादू दयाल, क्योंकि नाम से ही विदित है दादू वाणी दादू दयाल। ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, ये तो एक नाम से ही जुड़ा हुआ है कि पृथ्वीराज रासो के साथ चंद्रवरदाई हमेशा होते थे। तो पृथ्वीराज रासो जो लिखी है उसी पृथ्वीराज के साथ जो चंद्रवरदाई होते थे तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम से रचना लिखी और किसने लिखी है? ये चंद्रवरदाई ने। उसके बाद एक खुमान रासो तो तलपत विजय ने लिखी है। राम रासो लिखी है माधवदास ददबाड़िया ने और राणा रासो लिखी है दयाराम ने।
जगत रासो लिखिए, गिरधर आसियान है, क्योंकि सारे रासो एक दूसरे नाम से कंफ्यूज करने वाले थे तो यहाँ एक साथ लिए गए हैं। ये पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रवरदाई ने, खुमान रासो लिखी है दलपत विजय ने, राम रासो लिखा है माधवदास दरबारिया ने, और राणा रासो लिखा है दयाराम ने, जगत रासो लिखा है गिरधर औसिया ने, और बीसल देव रासो नरपति नाल। यह राजा भोज की कन्या राजमती और बीसल देव की प्रेम कथा है। बीसल देव रासो में क्या है कि राजा भोज की जो कन्या थी राजमती और बीसल देव की प्रेम कथा इसमें है। विरुद्ध छतरी और करतार बाउनी ये काफी फेमस रचनाएं हैं, इनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये लिखी गई है कवि दुर्साहाड़ा के द्वारा। कौन सी? विरुद्ध छतरी और किरतार बाउनी, कवि दुर्साहाड़ा। राजरूपक लिखा है वीरभाण ने, राव जेतसिरो छंद है बिटू सुजाजी, और वीर विनोद कविराज श्यामल दास ददी वाड़िया। विजयपाल रासो नन सिंह ने। आगे चलते हैं। गांधी शतक, हाड़ी रानी शतक, चूड़ा शतक, झालामान शतक, ये चारों शतक 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 से संबंधित जो रचनाएं हैं नाथू सिंह मही आर्य नाम इसमें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सूर्योदय की बुनियाद, सस्ता साहित्य मंडल, ये लिखिए हरिभाव उपाध्याय ने। हरिभाव उपाध्याय अजमेर के प्रथम व अंतिम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ये नाम फेमस है, हरिभाव उपाध्याय। ये अजमेर के प्रथम और अंतिम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अजमेर के निकट हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना की तथा अजमेर में नमक कानून को तोड़ा। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये गांधीवादी थे। इन्होंने क्या किया था कि अजमेर में नमक कानून को तोड़ा था। कौन थे? हरिभाव उपाध्याय। राग कल्पद्रुम, कृष्णानंद व्यास। अब क्योंकि राग का नाम आ गया है तो राग से संबंधित और चर्चाएं भी कर लेते हैं। रागमाला, राग मंदिर, राग निर्णय, ये तीनों राग से संबंधित जो रचनाएं हैं वो पुंडरीक विट्ठल ने लिखी है। नाट्य शास्त्र, ये लिखी है भरत मुनि ने। शिशुपाल वध, ये लिखी है महाकवि माद ने। ठीक है, आगे देखते हैं। भाव मंजरी, गमक मंजरी, अनूप विलास, अनूप संगीत रचनाकार, अनूप राम सागर, अनूप माला, अनूप संगीत वर्तमान। क्या कहते? एक दो तीन चार पाँच, है ना? 5 नाम तो इसमें अनूप से शुरू हो रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो अनूप से शुरू हो रहे हैं वो पंडित भाव भट्ट ने लिखे हैं। और इसके अलावा 2 हमें और याद रखनी है, गमक मंजरी और भाव मंजरी, ये भी पंडित भाव भट्ट ने ही लिखा है। मुझे उम्मीद है आपको राजस्थान के साहित्य का काफ़ी परिचय इसमें हो गया होगा। अब राजस्थान का आधुनिक साहित्य लेके अगले वीडियो में फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।